सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डीमन एम्पायर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 239। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दे। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, जू फेंग लिंग जुआनफेंग को इतना ज्यादा डरा और धक्का देता है कि उसकी वहीं पर खड़े खड़े ही जान निकल जाती है। जू फेंग यानफू को बताते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि फॉरेस्ट फ्लीटिंग ड्रैगन सबसे ज्यादा फास्ट था, लेकिन उससे क्या, मैंने उससे कहा कि वो हार गया तो वो हार गया। जू फेंग की आगे की सारी स्टोरी को सुनकर यानफू भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि सच में जू फेंग तो बिल्कुल एक डीमन है। और अब इसके आगे का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। तो अब ये वाले एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ से कि हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। जू फेंग यानफू से कहता है कि तो अब ठीक है, अब वापस से उस बॉक्स को लेके आओ। जिसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब आखिर आगे कौन से लकी बास्टर्ड का नंबर है। जू फेंग कहता है कि अब मुझसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं होता, जल्दी से नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट करो। जू फेंग के इतना कहते ही यानफू भी उस बॉक्स को जू फेंग के पास ले आता है। जू फेंग जल्दी से उस बॉक्स के अंदर हाथ डालता है और उस बॉक्स के अंदर से वापस से फायर क्रैकर फ्लेयर को निकालता है और उसे देखता है। साथ ही जू फेंग हंसते हुए कहता है, सच में सारे दुश्मन एक पतले रास्ते पर जरूर मिलते हैं। इतना कहते ही जू फेंग उस फ्लेयर को दिखाता है जिसके ऊपर नंबर 2 लिखा होता है और जू फेंग उसे देख कहता है कि तो मेरा नेक्स्ट शिकार ये लकी बास्टर्ड है और अब मैं इसका शिकार करने जा रहा हूँ। फिर जू फेंग कहता है कि तुम यूसेन, तुम मेरे हाथों से बचने वाले नहीं हो। यूसेन यानी कि स्पेक्टर ड्रैगन वो अभी भी भाग रहा होता है। भागते भागते वो एक जगह पर रुकता है और पीछे की ओर मुड़ करके देखता है तो उसे अपने पीछे आसमान में 2 फायर बग्स दिखाई पड़ते हैं। स्पेक्टर ड्रैगन की चेस्ट पर भी 2 निशान ही लगे होते हैं। तो ये देख स्पेक्टर ड्रैगन काफी ज्यादा डर जाता है और घबरा जाता है। फिर स्पेक्टर ड्रैगन वहाँ से जल्दी से भागते हुए कहता है, लानत है, क्या लिन जुआनफेंग हम में से वो नहीं था जिसकी की स्पीड सबसे ज्यादा तेज थी? तो फिर वो उस जू फेंग के हाथों से इतनी जल्दी कैसे मारा गया? नहीं, ऐसा तो नहीं कि उस लिन जुआनफेंग ने जू फेंग के सामने पहले ही अपनी हार मान ली हो। स्पेक्टर ड्रैगन कहता है कि लिन जुआनफेंग तुम कम से कम कुछ दिनों तक टिक नहीं सकते थे और अपने बाकी के भाइयों को सुरक्षित उनके टारगेट तक पहुंचने देते। पर खैर, एक हारने वाला तो केवल हारने वाला ही होता है कि जीवन और मृत्यु एक अकेला उपयोग नहीं। सौभाग्य से ये जगह भी मेटल एग्जिट गेट से ज्यादा दूर नहीं है। जितनी जल्दी मैं उस एग्जिट गेट के करीब जाता रहूंगा उतना ही जल्दी मेरे सेफ रहने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। क्योंकि जू फेंग ने लिन जुआनफेंग को अभी अभी केवल खत्म किया है, इसलिए उस जू फेंग को अब मुझे पकड़ने में जरूर ही कुछ समय की जरूरत तो जरूर होगी। स्पेक्टर ड्रैगन इतना कहते ही उस एग्जिट गेट की ओर और भी ज्यादा तेजी से भागने लगता है। फिर कुछ समय के बाद स्पेक्टर ड्रैगन एग्जिट गेट के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है और उसकी आंखों के ठीक सामने मेटल एग्जिट गेट होता है। इसे देख स्पेक्टर ड्रैगन हंसते हुए और खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मैं पहुंच गया, मैं बस पहुंच गया। स्पेक्टर ड्रैगन ये सब कह रहा होता है कि तभी उसे एक आवाज आती है जिसे सुन वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि जू फेंग की होती है। फेंग वहीं मेटल एग्जिट गेट के पास एक पेड़ के पीछे छुपा होता है। स्पेक्टर ड्रैगन को आता हुआ देख जू फेंग उससे कहता है कि तुम फाइनली आखिरकार आ ही गए, मैं यहाँ तुम्हारा पूरे आधे दिन से इंतजार कर रहा हूँ। स्पेक्टर ड्रैगन जैसे जू फेंग को अपने सामने देखता है तो वो घबरा करके पीछे की ओर गिर जाता है और फिर वो कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहीं पे आ रहा हूँ? क्या तुम मुझे यहाँ पे रोकने के लिए आए हो? इधर जू फेंग यानफू की बात सुनकर के पहले तो हंसने लगता है, फिर साथ ही अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए आगे बढ़ते हुए स्पेक्टर ड्रैगन से कहता है कि तुम यूसेन, तुम ही वो हो ना जिसने की निंग को मारने के प्लान को एग्जीक्यूट किया था? तो अब इसीलिए मैं भी यहाँ पे तुमसे ये पूछता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे मारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? स्पेक्टर ड्रैगन जू फेंग की ये बात सुन काफी ज्यादा घबरा जाता है। जू फेंग के सामने झुक करके उससे माफी मांगते हुए कहता है कि ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो केवल सिर्फ एक अंडरलिंक था। वो सर लैंग वूचेंग था जिसने कि यहाँ पे निंग को मारने का पूरा प्लान बनाया था और हंगफू किंगकियान जो कि उस प्लान का डायरेक्टली डायरेक्टर था और मैंने तो सिर्फ केवल और केवल जबरदस्ती उसके ऑर्डर्स को माना। तुम्हें अगर बदला लेना ही है तो उनसे जाकर के लो जो इस चीज के असली हकदार है। मैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा प्यादा हूँ जिसकी कि यहाँ पे कोई भी एग्जिस्टेंस भी नहीं है, इसलिए प्लीज कृपया मुझे यहाँ से जाने दो। सारी बातें बाहर से स्पेक्टर ड्रैगन के फादर यानी कि योमिंग वैली के लीडर भी सुन रहे होते हैं और काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। ना
सिर्फ इंस्पेक्टर ड्रैगन के फादर बल्कि सर लैंग वूचेंग भी ये सारी बातें देख काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। अंदर यानफू भी ये सब देख काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या 6 ड्रैगन और 1 फूनिक्स, क्या वो सब भी इतने ज्यादा डरपोक हैं जो कि अपने सामने मौत आती हुई देख इतने ज्यादा घबरा जाते हैं। तो जू फेंग भी इंस्पेक्टर ड्रैगन की सारी बातें सुनता है, फिर अपनी फुल्ली किलिंग इंटेंट की पावर्स को रिलीज करते हुए इंस्पेक्टर ड्रैगन के ऊपर आगे अटैक करने के लिए जाते हुए उससे कहता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उनने आल्सो ये भी कहा था कि तुम वहाँ पे जा करके निंग के लाइफ एसेंस को भी उसकी बॉडी से जा करके निकालना। ये बात सुनकर के इंस्पेक्टर ड्रैगन तो और भी ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही अपना सिर जमीन पर पटक पटक करके जू फेंग से माफी मांगते हुए कहता है, उन्होंने मुझको ये ऑर्डर दिया था कि निंग को जितनी ज्यादा बुरी हो सके उतनी ज्यादा बुरी मौत देनी है। वो लोग चाहते थे कि निंग मरते हुए बहुत ज्यादा तड़पे, इसीलिए मैं तो केवल सिर्फ उनका ऑर्डर को ही फॉलो किया। इंस्पेक्टर ड्रैगन ये सब कहने के बाद थोड़ा रुकता है, फिर साथ ही अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए जू फेंग से कहता है कि चलो ठीक है, इस पॉट के अंदर उस लड़की निंग का लाइफ एसेंस है, प्लीज तुम इसे ले लो और मुझे यहाँ से जाने दो। तो जू फेंग भी आगे बढ़ता है और स्पॉट के अंदर देखने लगता है, तो स्पॉट के अंदर वास्तव में निंग का लाइफ एसेंस ही रखा होता है जो कि इंस्पेक्टर ड्रैगन ने निंग के शरीर के अंदर से निकाला होता है। फिर इधर निंग के लाइफ एसेंस को देख जू फेंग भी काफी ज्यादा सहम जाता है और निंग को याद करते हुए और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। और साथ ही फिर जू फेंग थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर गुस्से में अपनी आंखें खोलता है, अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए इंस्पेक्टर ड्रैगन की ओर जाते हुए उससे कहता है कि तुम यूसेन, अब जब तुमने निंग का लाइफ एसेंस ले लिया है तो तुम्हें पता होना ही चाहिए कि जब किसी की बॉडी के अंदर से एक बार लाइफ एसेंस निकाल लिया जाता है तो वो बॉडी वापस से ठीक होने के लिए कितने समय तक जिंदा रह पाती है। फेंग की बात सुन इंस्पेक्टर ड्रैगन भी घबराते हुए कहता है कि सिर्फ केवल 24 घंटों तक। ये सुनकर के जू फेंग गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम जानते हो कि ये लाइफ एसेंस अब मेरे लिए बिल्कुल यूजलेस है, लेकिन फिर भी तुम अब मुझे यहाँ पे ये देने की हिम्मत कर रहे हो। तो जू फेंग इतना कहते हैं, निंग के उस लाइफ एसेंस के पॉट को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है और फिर इंस्पेक्टर ड्रैगन से कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है किसी के लाइफ एसेंस को उसकी बॉडी से निकाल लेने से उसकी सबसे भयानक और कष्टदायी मौत होती है। इतना कहते ही जू फेंग अपनी उंगली से नीचे की ओर इशारा करते हुए हंसते हुए कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जू फेंग की उंगली का इशारा करते ही इंस्पेक्टर ड्रैगन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर एक्टिवेट होता है और वो सीधा नीचे जमीन पर जाकर के गिर जाता है। इसके बाद जू फेंग उससे कहता है कि क्योंकि तुमने मुझे ऐसा करते हुए नहीं देखा। और फिर जू फेंग आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर के इंस्पेक्टर ड्रैगन से कहता है कि यूसेन, क्या तुम्हें ये जानकर के बिल्कुल भी ऑड फील नहीं होता या फिर हैरानी नहीं होती कैसे मैं तुम सभी लोगों के सारे एक्शंस को कंट्रोल कर सकता हूँ, कैसे मैं तुम्हारी हर उस प्लेस हर उस लोकेशन के बारे में जानता हूँ जहाँ पे कि तुम जा रहे हो। जू फेंग इतना कहते ही अपने पास से एक बोतल को बाहर निकालता है, मुझे तुमको मेरा छोटा सा राज बताने में कोई भी आपत्ति नहीं है, इसीलिए अब मैं तुम्हें यहाँ पे अपनी पूरी ईमानदारी से बताता हूँ, तुम में से यहाँ पे कोई भी पॉइजन नहीं है, यानी कि किसी को भी पॉइजन नहीं दिया गया है, मगर लेकिन मेरे पास मेरा एक डिमोनिक क्रिएचर है जो कि अब तुम्हारे शरीर के अंदर है, बिल्कुल एक पैरासाइट की तरह, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जाते हो या तुम जाना चाहते हो, क्योंकि मुझे यहाँ सब पता चल जाता है। जू फेंग की ये सारी बातें सुनकर के तो इंस्पेक्टर ड्रैगन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। साथ ही इंस्पेक्टर ड्रैगन हैरान होते हुए कहता है कि तुम मौत के इस सारे खेल में शुरू से ही तुम्हारी धांधलीगिरी की गई है और ये कितनी फनी बात है, कैसे हम जिंदा निकलने की चाबियों को खोजने में एक आशा से भरे हुए थे, जबकि ये सब कुछ शुरू से पहले से ही सेट था। तो अब जू फेंग भी इंस्पेक्टर ड्रैगन की बात सुनकर के हंसते हुए कहता है कि अब तुम्हें इस पर रोने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, कि तुम लोगों के पास अब भी एक उम्मीद है कि मैं वहाँ अपने अगले शिकार के लिए खोज में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मौजूदा व्यक्ति पूरी तरीके से एंटरटेन नहीं कर देता। जू फेंग इतना कहते ही उस बोतल को आगे की ओर बढ़ाते हुए कहता है कि अब आगे इस खेल को मेरे लायक बनाओ और मुझे बाकी का सब कुछ भूल जाने दो, इससे तुम्हारे और दूसरे साथियों के पास बचने के लिए पर्याप्त समय तो मिल ही जाएगा। इधर इंस्पेक्टर ड्रैगन को जू फेंग की कोई बात की समझ नहीं आती और वो उससे कहता है कि तुम्हारे ये सब कहने का क्या मतलब है। जू फेंग कहता है, मेरा मतलब वास्तव में बिल्कुल सिंपल है, मैं यहाँ बस तुम्हारे साथ थोड़ा फन क्रिएट करना चाहता हूँ। जू फेंग इतना कहते ही अपनी बोतल में रखे सारी ब्लड वॉर्म्स के कीड़ों को
स्पेक्टर ड्रैगन के ऊपर उड़ेल देता है और स्पेक्टर ड्रैगन ये देख काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि जू फेंग तुम अब आखिर ये सब क्या करना चाहते हो। ये सुन जू फेंग भी हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी इस सब का कुछ समझ नहीं आया, मैं तुम्हें यहाँ पेन और दर्द का असली मतलब चखने दे रहा हूँ। जू फेंग के इतना कहते ही सारे ब्लड वर्म्स स्पेक्टर ड्रैगन की पूरी बॉडी पर फैल जाते हैं और उसे खाते खाते उसकी बॉडी में अंदर घुसना शुरू कर देते हैं, जबकि वहीं पे जू फेंग आराम से खड़ा होता है। फिर जू फेंग के इस लुक के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर देना और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।